हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में आज फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 4। मैंने अभी तक पार्ट 3 रिकॉर्ड कर दिए हैं। जो भी बच्चा आज ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पार्ट देख के आने, तो आपको ये बातें बहुत ही अच्छे समझ में आएगी और आपको इस चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है। आज अपन स्टार्ट करने वाले धातुओं का परिष्करण, जिसको कि अपन ने देखा भी था, क्योंकि हर धातु की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, इसलिए अपन धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में बांटते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सक्रियता श्रेणी डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है उनको अलग तरीके से अपन पृथक करते हैं, जो मध्यम क्रियाशीलता वाले होते हैं उनके लिए अलग काम किया जाता है, और जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है उनके लिए अलग तरीके से काम किया जाता है। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 4। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों अपन? मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 की बात। मेटल एंड नॉन मेटल का अपन डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1, 2, 3 मैंने करवा दिया है। एक और बात आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाइए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ सारे वहीं पे मिलते हैं, वहां से आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं उसको वहां पे सेंड कर देते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, तो सारी बातें टेलीग्राम पे है। ज्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते अपना आज का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है धातुओं का परिष्करण, डिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। के अपन मेटल्स को कैसे रिफाइन करेंगे, कैसे अपन उस मेटल को रिफाइन करके ऑब्टेन करेंगे, तो उसी की पूरी बात है। तो सबसे इसमें अपन एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत अपघट्य परिष्करण, ठीक है, जिसको अपन विद्युत अपघटनीय परिष्करण भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है तो सुनते जाना। धातु निष्कर्षण के बाद धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होती। अपन ने देखो धातु को निकाल भी लिया, ठीक है, और देखो धातु को अगर मैं बात करूं, अपन एक वर्ड पढ़ा था अयस्क, ठीक है, जहां पे मैंने कहा था कि अयस्क किसको बोलेंगे? वो सारे खनिज जिनको कि निकालना बहुत आसान हो और जो हमारे लिए लाभदायक हो, उसको अपन अयस्क बोलते थे। तो अपन ने निकाल लिया धातु को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब धातु निष्कर्षण के बाद धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। अब वो धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, पर अपने को क्या चाहिए? एकदम शुद्ध धातु चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन ने माइनिंग से गोल्ड निकाला, तो अब अपने को गोल्ड जो है वो इम्प्योर गोल्ड है, उसको अपन प्योर गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे ही मान लो अपन ने सिल्वर वगैरह निकाला, प्लेटिनम निकाला, तो इनको अपन कैसे प्योर करेंगे? तो यही अपन पढ़ने वाले हैं कि धातु निष्कर्षण के बाद धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। इसमें कुछ अशुद्धियां होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। इसमें कुछ अशुद्धियां होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया धातु का परिष्करण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। रिफाइनिंग क्या है? तो अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया। अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिफाइनिंग, परिष्करण कहलाती है। तो आगे शुरू करते हैं। इसमें लिखा है सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि। अब रिफाइनिंग में भी सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? विद्युत अपघट्य परिष्करण, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या विद्युत अपघटनीय परिष्करण, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? विद्युत अपघटनीय परिष्करण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे? अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, जिसको कि अपन वो क्या बोल देते हैं? रिफाइनिंग बोल देते हैं। हिंदी में अपन इसको बोल देते हैं परिष्करण, ठीक है। अब इस विधि का सिद्धांत क्या है? इस विधि में विद्युत धारा प्रवाहित करके, इस विधि में विद्युत धारा प्रवाहित करके अशुद्ध धातु को अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इस विधि में विद्युत धारा, देखो सिंपल सी बात है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण के अंदर अपन कहीं ना कहीं विद्युत धारा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाम में ये विद्युत अपघटनीय, तो यहां से आपको याद रख लेना, यहाँ पे विद्युत धारा को अपन काम में लेंगे। तो इस विधि में विद्युत धारा प्रवाहित करके अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब इसका व्यवस्था सेटअप देख लो। इस सेटअप में क्या है? एनोड, देखो दो इलेक्ट्रोड होंगे यहाँ पे, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड को अपन क्या बोलेंगे? धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है। तो कोई बोले ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन है, तो अपन आंसर देंगे एनोड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन होता है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे एनोड होता है। और एनोड पे अपन क्या लेते हैं? अशुद्ध धातु की पट्टी। एनोड में अपन क्या लेते हैं? अशुद्ध धातु की पट्टी। और जो कैसा होता है? धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसलिए अपन इसको धनात्मक इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। अगली बात कैथोड। कैथोड पे अपन क्या लेते हैं? शुद्ध धातु की पतली पट्टी। क्या ले लेते हैं? शुद्ध धातु की पतली पट्टी, जो क्या किससे जुड़ी रहती है? वो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी रहती है। ऋणात्मक टर्मिनल से अगर वो जुड़ी होती है तो मैं बोलूंगा कैथोड मेरा कैसा हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। एनोड कैसा हो गया मेरा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि धनात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट अपन क्या काम में लेंगे? अब आपके दिमाग में कोई शब्द आएगा, सर ये विद्युत अपघट्य क्या होता है? अगर आप लोगों के दिमाग में एक शब्द आया कि सर ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो देखो इसकी बात समझाता हूं आपको। क्या है विद्युत अपघट्य? तो आपको बोलना है वह पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्या बोला मैंने?
वह पदार्थ, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, वह पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अरे क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब कहेगी सर कोई उदाहरण बता दो, तो ये लो मेरे बच्चों उदाहरण। अगर मैं बात करूं NaCl एक प्रकार का क्या है? विद्युत अपघट्य। जब अपन इसको जल में प्रवाहित करते हैं या बहुत ज़्यादा तापमान देते हैं, ठीक है, इसको मैं किस में प्रवाहित कर रहा हूँ? जल में प्रवाहित कर रहा हूँ। तो जल में प्रवाहित करने पर ये NaCl किस में टूट जाता है? Na+ और Cl- में। अब NaCl पानी में जाके अगर आप अपने आयनों में टूट गया तो ये एक प्रकार का क्या है? विद्युत अपघट्य है। अब आपको बोले विद्युत अनपघट्य क्या होता है? सुनना मेरे बच्चों ध्यान से, ये तो हो गया विद्युत अपघट्य जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है विद्युत अनपघट्य, इसका उल्टा, जो अपने आयनों में नहीं टूटता उसको बोल देते हैं विद्युत अनपघट्य, और जो अपने आयनों में टूट जाता है उसको अपन बोल देते हैं विद्युत अपघट्य। तो जो अपने आयनों में टूटता है विद्युत अपघट्य, जो अपने आयनों में नहीं टूटता वो विद्युत अनपघट्य। बात समझ आई आप लोगों को? जो अपने आयनों में टूटता है वह विद्युत अपघट्य है, और जो अपने आयनों में नहीं टूटता है वह विद्युत अनपघट्य है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। डन है बात इतनी? तो NaCl हो गया। विद्युत अनपघट्य का एग्जांपल दे देता हूं आपको, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये नाम सुन लो। ये वो है जो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए अपन इनको विद्युत अनपघट्य बोलते हैं। और जो अपने आयनों में टूट जाते हैं जैसे NaCl, CaCl2, CuSO4, ये अपने आयनों में टूट जा रहे हैं तो इनको अपन क्या बोल देते हैं? विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब यहाँ पे अपन विद्युत अपघट्य क्या लेंगे? उसी धातु के लवण का विलयन लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो अपन कॉपर ले रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अपन कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे। इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले अपन उदाहरण ले रहे हैं, किसका परिष्करण कर रहे हैं अपन? तांबे के परिष्करण में। किसका परिष्करण कर रहे हैं? तांबे का परिष्करण, जिसको अपन बोलते हैं CuSO4। तो तांबे के देखो, तांबा अपन बोलते हैं कॉपर को, तांबा किसको बोलते हैं अपन? कॉपर को, Cu। अब तांबे के परिष्करण में मैं क्या काम में ले रहा हूं? CuSO4 को अपन बोलते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन प्रयोग किया जाता है। तो देखो सुनना ध्यान से, मेरे को किसका परिष्करण करना था? कॉपर का। तो मेरे को कौन सा विद्युत अपघट्य लेना था? CuSO4। तो आपके सवाल आ जाता है, मान लो कॉपर के परिष्करण में कौन सा विद्युत अपघट्य काम में लिया जाता है? तो उसी धातु के लवण का विद्युत अपघट्य, उसी धातु के लवण का, ये एक प्रकार का लवण है, तो मैंने वही विद्युत अपघट्य ले लिया। कॉपर के इलेक्ट्रोड है तो मैंने CuSO4 का क्या ले लिया? विलयन ले लिया। तो तांबे के परिष्करण में CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन का प्रयोग किया जाता है। क्या है देखो इस लाइन का मतलब? उसी धातु के लवण का विलयन। अब तांबा है तो तांबे का मेरे को क्या लेना पड़ेगा? विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा। तो मैंने तांबे का परिष्करण करना था तो CuSO4, जिसको अपन बोलते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तांबे का विद्युत अपघट्य परिष्करण। तांबे का क्या कर रहे हैं अपन? विद्युत अपघटनी परिष्करण या विद्युत अपघट्य परिष्करण। तो वही एनोड पे अपन क्या लेंगे? अशुद्ध तांबा। सिंपल बात, एनोड पे क्या ले लेंगे अपन? अशुद्ध तांबा, इम्प्योर कॉपर। क्या ले लेंगे? इम्प्योर कॉपर। कैथोड पे ले लेंगे अपन शुद्ध तांबा। कैथोड पे क्या ले लेंगे? शुद्ध तांबा, प्योर कॉपर। और कैथोड पे अपन पतली पट्टी लेते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन, क्योंकि कॉपर को अपन क्या करने वाले हैं? कॉपर का परिष्करण करने वाले हैं। तो विद्युत अपघट्य भी किसका लेना पड़ेगा मेरे बच्चों? कॉपर का लेना पड़ेगा। तो अपन कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे। अब प्रक्रिया क्या है इसकी? तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जो भी अपने पास सेटअप रहता है उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से होता क्या है? एनोड का अशुद्ध तांबा किस में चला जाता है? विलयन में चला जाता है या विलयन में घुल जाता है? सुनना ध्यान से, एनोड का अशुद्ध तांबा विलयन में चला जाता है। आगे थर्ड नंबर पे कॉपर +2 आयन कैथोड की ओर चले जाते हैं। कॉपर +2 कहां चले जाते हैं? कैथोड की तरफ चले जाते हैं और कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा हो जाता है। अब इन सारी बातों के बारे में आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, सुनना ध्यान से। NCERT का एक प्यारा सा डायग्राम है। तो इस डायग्राम को एक बार आपको, ये देखो डायग्राम नजर आ रहा होगा, इंग्लिश में मैं इसको आपको समझा देता हूं। यहाँ पे कैथोड ले रखा है, यहाँ पे एनोड ले रखा है। ठीक है, एनोड कैथोड को हिंदी में भी अपन एनोड कैथोड ही बोलते हैं। तो देखो एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है? तो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ऐसे देख लो ना, ये देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल, तो कैसा इलेक्ट्रोड हो गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? एनोड। ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो याद रखने का तरीका, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। एक और बात आपको पता होना चाहिए,
विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, ठीक है। विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे जाएंगे, किधर से किधर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। वापस से सुनो, ये जो बड़ा डंडा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो छोटा डंडा है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं। आपको नजर भी आ रहे होंगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनोड है, एनोड भी किसका है, कॉपर का। कैथोड भी किसका है, कॉपर का। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एनोड पे अशुद्ध तांबा है, जबकि कैथोड पे शुद्ध तांबा है। अब जैसे अपन यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सुनना ध्यान से, जैसे ही मैं यहाँ पे की लगा दूंगा और सर्किट को चालू कर दूंगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा, इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो देखो, ये जो एनोड है ना, इससे कॉपर प्लस 2 टूट रहा है, इस एनोड से कॉपर प्लस 2 टूट रहा है, और कहां पे जमा हो रहा है, कैथोड पे। दिख रहा होगा आपको, यहां से कॉपर प्लस 2 कूद गया और इधर कॉपर प्लस 2 इसके पास आ गया, ठीक है। तो एनोड से कॉपर प्लस 2 कहां चला जाता है, विलियन में चला जाता है, और फिर विलियन से कैथोड पे जमा हो जाता है कॉपर प्लस 2। तो समय के साथ मेरे कैथोड पे शुद्ध कॉपर आता जाएगा, और ये एनोड जो है ये धीरे धीरे टूटता जाएगा और कैथोड बनता जाएगा। तो एनोड से कॉपर प्लस 2 विलियन में जा रहा है, दिख भी रहा होगा आपको, एनोड से कॉपर प्लस 2 विलियन में जा रहा है, और कैथोड के अंदर क्या हो रहा है, विलियन में से कॉपर प्लस 2 यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने काम में क्या लिया, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब कि अम्लीय, ध्यान से सुनना, अम्लीय CuSO4 का क्या ले लिया अपन ने, विलियन। क्या ले लिया, अम्लीय CuSO4 का विलियन, अम्लीय CuSO4 का विलियन ले लिया, ठीक है। अम्लीय CuSO4 का मैंने क्या ले लिया, विलियन ले लिया। अब यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बता देता हूं मैं, अगर मैं बात करूं कि जब यहां से, सुनना ध्यान से, एनोड पे क्योंकि अशुद्ध तांबा था, एनोड पे क्या था, अशुद्ध तांबा था, और यहां से कॉपर टूट रहा था, तो कॉपर के टूटने के साथ साथ जो भी अशुद्धियां थी ना यहाँ पे, वो कहां, नीचे जमा हो गई। इसको अपन क्या बोल देते हैं, इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अशुद्धियां। क्या बोल देते हैं, अशुद्धियां। इसका एक और नाम है, इसको अपन बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड। तो जो इंप्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं, एनोड मड के नाम से जानते हैं। देखो वापस एक बार इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो क्या करना है, ये अपन ने क्या करा, एक बैटरी से जोड़ रखा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड, ये अपन ने क्या करा, एक सेटअप तैयार कर दिया। यहाँ पे कौन सा विलियन है, अम्लीय CuSO4 का विलियन ले लिया अपन ने, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को क्या बोल देंगे अपन, एनोड। क्या बोल देंगे, एनोड। नेगेटिव टर्मिनल वाले को क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। अब होता क्या, सुनना ध्यान से, इससे कॉपर प्लस 2 टूट रहा है, ठीक है, और कॉपर प्लस 2 एनोड से तो टूट रहा है, और कैथोड पे जाके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। और यहां से जब ये कॉपर प्लस 2 टूटता है तो कुछ अशुद्धियां कहां आ जाती है, नीचे आ जाती है। इन अशुद्धियों को क्या बोल देते हैं अपन, एनोड मड। इन अशुद्धियों को क्या बोल देते हैं, एनोड मड बोल देते हैं अपन। इन अशुद्धियों को क्या बोल देते हैं, एनोड मड। तो ये सिंपल सा एक डायग्राम है जो आप लोग बना के देख सकते हो, और ये वही डायग्राम है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो अपन ने विद्युत अपघट्य लिया है वो कौन है, अम्लीय CuSO4 का विलियन है, ठीक है। आगे लिखा था एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एनोड पे अपन अशुद्ध तांबा लेते हैं, अशुद्ध कॉपर लेते हैं, डन बात, ठीक है। वेयर इज, जबकि द कैथोड इज ए स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, तो इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत अपन कैथोड पे क्या ले लेते हैं, पतली पट्टी लेते हैं, और वो भी शुद्ध तांबे की लेते हैं। इधर शुद्ध तांबा, इधर अशुद्ध तांबा, एनोड पे अशुद्ध तांबा, कैथोड पे शुद्ध तांबा, ठीक है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे अपन इस पूरे सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, तो शुद्ध जो तांबा है वो एनोड से निकल के कहां जाता है, कैथोड पे आता है। और शुद्ध चीजें कैथोड पे आ जा रही है तो अपन फिर कैथोड को निकाल लेते हैं, और वहां से अपने को कौन सा तांबा मिलता है, शुद्ध तांबा मिल जाता है। खत्म बात, यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से बनाना, घर पे जाके एक बार देखना, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम नंबर 3.12 है, ठीक है, फिगर 3.12 है। आपको आपकी एनसीईआरटी ओपन करनी है, वहां पे हिंदी में भी लिखा मिलेगा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं, ऊपर की जो बातें जहां पे अपन थे सुनते जाना, अभी सारी बातें समझ आएगी बहुत अच्छे से। तो देखो क्या था, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। एनोड का अशुद्ध तांबा कहां घुल जाता है, एनोड का अशुद्ध तांबा, एनोड का अशुद्ध तांबा कहां घुल जाता है, विलियन में। अरे दिख रहा है ना, ये कहां जा रहा है, विलियन में।
ठीक है। कॉपर प्लस टू आयन कहाँ चले जाते हैं, कैथोड की तरफ। कॉपर प्लस टू आयन कहाँ चले जाते हैं, कैथोड की तरफ, ठीक है। कॉपर प्लस टू आयन कैथोड की तरफ चले जाते हैं। कैथोड पर शुद्ध तांबा, कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा हो जाता है। धन्यवाद। इतनी आगे देखो एक वर्ड आया एनोड मड। एनोड मड क्या है तो सुनना, अशुद्ध धातु में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां, ठीक है। अशुद्ध धातु, ये अशुद्ध तांबा था ना, तो अशुद्ध धातु में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां। इसमें जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं, जो घुलती नहीं है, जो घुलती नहीं है चीजें कहाँ बैठ जाती हैं, नीचे। आपको पता ही है जो भी चीजें पानी में घुलती नहीं है, जैसे मान लो कई बार पानी में रेत आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, कुछ कण आ जाते हैं जो कि अपने को नजर आ रहे होते हैं, तो जब अपन पानी को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय क्या धीरे 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 अशुद्धियां कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, और अपने को ऊपर क्या मिलता है, एकदम शुद्ध पानी मिलता है। तो अशुद्ध धातु में उपस्थित अघुलनशील, अघुलनशील जो कि जल में नहीं घुलते हैं, तो अशुद्ध धातु में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है। एनोड के नीचे जमा हो जाती है, एनोड के नीचे, क्योंकि ये ऊपर है ना, तो यहां से जो टूट के चीजें आएगी वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो अशुद्ध धातु में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, एनोड मड। इसको क्या बोल देते हैं अपन, एनोड मड। उदाहरण, तांबे के परिष्करण में, सुनना ध्यान से, तांबे के परिष्करण में सोना और चांदी एनोड मड में एकत्र हो जाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर सोना और चांदी तो बहुत महंगे हैं, फिर इनको अशुद्धियां क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरी बात सिंपल है, अपने को क्या यहाँ पे अलग करना था, किसका परिष्करण करना था, कॉपर का। अपने को परिष्करण किसका करना था मेरे बच्चों को, कॉपर का करना था, तांबे का करना था। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन है, तांबा, कॉपर है। अपने लिए काम की चीज क्या है यहाँ पे, कॉपर है। देखो सिंपल बात है, जो चीज अपने काम की है, ठीक है, उसको ही अपने को अलग करना होता है यहाँ पे। तो अपने काम की चीज तांबा कॉपर थी, अब उसमें जो एनोड मड में सोना और चांदी भी रहते हैं, तो अपन एनोड मड को भी आगे जाके अलग अलग कर सकते हैं। सोना चांदी मान लो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, या अगर अपन को उसको अलग करना है तो उसको अपन आगे अलग अलग मेथड से अलग कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक बात बताई जा रही है आपको कि जब अपन तांबे का परिष्करण करते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से, जब हम तांबे का परिष्करण करते हैं तो एनोड जो मड है ना, अशुद्ध धातु में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां एनोड मड के नीचे जमा हो जाती है, मतलब एनोड के नीचे जमा हो जाती है, इसे एनोड मड कहते हैं। तो तांबे के परिष्करण में सोना और चांदी एनोड मड में क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तो एनोड मड में क्या क्या देखने को मिलता है अपन, अपने को सोना और चांदी देखने को मिलता है यहाँ पे। आगे एनसीईआरटी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपन करने वाले हैं। सबसे पहला, धातुओं का परिष्करण क्या है, ठीक है, धातुओं का परिष्करण क्या है। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया। अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातुओं का परिष्करण कहलाती है। अगला सवाल, विद्युत अपघट्य परिष्करण में एनोड किसका बना होता है। तो एनोड बना होता है अशुद्ध धातु का। एनोड किसका बना होता है, अशुद्ध धातु का। तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण में एनोड किसका बना होता है, अशुद्ध धातु का। आगे विद्युत अपघटनीय परिष्करण में कैथोड किसका बना होता है, तो शुद्ध धातु की पतली पट्टी का। सिंपल बात, शुद्ध धातु की पतली पट्टी का। तो मेरे को बताओ, कॉपर के परिष्करण में कैथोड किसका बना होता है, तो अपन बोलेंगे शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी का। समझ गए। आगे एनोड मड क्या है, तो परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे जमा होने वाली, परिष्करण के दौरान, ठीक है, एनोड के नीचे जमा होने वाली अघुलनशील अशुद्धियों को अपन क्या बोल देते हैं, एनोड मड बोलते हैं। अघुलनशील अशुद्धियां एनोड मड कहलाती है। अब रैपिड रिवीजन सुनना जल्दी से। अशुद्ध धातु कौन होता है, एनोड। कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। शुद्ध धातु पे अपन क्या लेते हैं, कैथोड। कैथोड लेते हैं अपन शुद्ध धातु का। कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, उसी धातु के लवण का विलयन, उसी धातु के लवण का विलयन। जैसे कॉपर का जब अपन परिष्करण कर रहे थे तो अपन ने जो वो विद्युत अपघट्य लिया था, वो क्या लिया था, अम्लीय CuSO4 का विलयन, ठीक है। शुद्ध धातु कहाँ पे जमा हो जाती है, कैथोड पे। शुद्ध धातु कहाँ जमा हो जाती है, कैथोड पे। देखो जा रही है ना शुद्ध धातु, एनोड से निकल के कहाँ पे, कैथोड पे। आगे अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, एनोड मड। और इसमें क्या मिलता है, सोना और चांदी। कॉपर के परिष्करण में सोना चांदी मिलता है। तो ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, एक बार एनसीईआरटी से इसको देखना और बताना मेरे को बात समझ आई या नहीं आई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है, अशुद्ध धातु एनोड से घुलती है। अशुद्ध धातु कहाँ से घुलती है, एनोड से। और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है। अशुद्ध धातु एनोड से घुलती है और कैथोड पर जाके जमा हो जाती है। मतलब ऐसे समझ लो, अशुद्ध धातु का अपना एनोड है, तो यहाँ से अशुद्ध धातु अलग होगी, फिर उसमें से अशुद्धियां नीचे बैठ जाएगी, जिसको अपन क्या बोल देंगे, एनोड मड। और कॉपर प्लस 2 कहाँ जाके जमा हो जाएगा, शुद्ध धातु मतलब कैथोड पे। खत्म बात, है ना। अशुद्ध धातु एनोड से घुलती है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है।
तो ये अपने बात बताइए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग का चित्र और एनोड मर्ग का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये चित्र जो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है। और एनोड मर्ग की परिभाषा, एनोड मर्ग की परिभाषा मैंने आपको यहां पे भी बता दी है, ठीक है। एनोड मर्ग की परिभाषा, परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे, परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे जमा होने वाली अघुलनशील अशुद्धियां क्या कहलाती है? एनोड मर्ग कहलाती है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीएससी वाले बच्चों, हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चों, जो भी अलग अलग बोर्ड के ये देख रहे हैं वीडियो, तो आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना। अरे डन है बात बच्चों, चलते हैं आगे। सग्रता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। अब सग्रता श्रेणी में वो धातुएं जो कि मध्य में स्थित है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? तो अपन ने पढ़ा भी था भर्जन और निस्तापन के बाद की प्रक्रिया, ठीक है। तो अब सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो अपन उसमें क्या ले लेते हैं? जिंक, लोहा और सीसा, ठीक है, ये तीन, ठीक है। अपना लेड, अपना आयरन और अपना जिंक, ठीक है। ये धातुएं ना तो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है और ना ही बहुत कम, इसलिए इनके निष्कर्षण के लिए कार्बन द्वारा क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। इसलिए इनके निष्कर्षण के लिए कार्बन द्वारा क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है, ठीक है। चरण फर्स्ट, अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, इसको अपन ने पढ़ा भी था, वापस से बता रहा हूं, जिसमें एक था अपना भर्जन, ठीक है, रोस्टिंग, और एक था अपना निस्तापन, कैल्सिनेशन। सल्फाइड अयस्कों को, अब देखो रोस्टिंग किसके लिए की जाती है? सल्फाइड के लिए मैंने याद करवाया था, SR शाहरुख खान करके, ठीक है, SR, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों के लिए क्या करेंगे? रोस्टिंग। और CC याद करवाया था, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, ठीक है। तो भर्जन रोस्टिंग क्या है? तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो मैंने जिंक सल्फाइड, ZnS क्या है अपना? जिंक सल्फाइड, उसको किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहा हूं? वायु की उपस्थिति में, मतलब, और वायु में अपने ऑक्सीजन होती ही है। तो एक क्या बना? जिंक ऑक्साइड, और एक बना सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, इधर कितने जिंक? 2, इधर भी कितने जिंक? 2, इधर सल्फर कितने? 2, इधर भी सल्फर कितने? 2, इधर ऑक्सीजन देखो 3 × 2, 3 × 2 6, अरे 3 × 2 6, इधर ऑक्सीजन देते हैं 2 × 2 4, अरे 2 × 2 4, और एक ZnO में एक ऑक्सीजन, तो 2 ZnO में 2 ऑक्सीजन, तो 4 2 6, इधर भी 3 × 2 6, इधर है तो देखो साइन कौन सा है? प्लस। देखो कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखो यहां तो गुणा करना है अपने को, 2 × 2 4, फिर इधर 2, और इन दोनों के कौन सा साइन है बीच में? प्लस है, तो 4 और 2 6, इधर क्या करेंगे? डायरेक्ट गुणा करेंगे, इधर डायरेक्ट क्या करेंगे? गुणा, 3 × 2 6, इधर देखो 2 × 2 4, और इधर 2 एकम 2, तो 4 और 2 6, इधर भी 6, इधर भी 6। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। एक और बात मैंने बैलेंसिंग आपको सिखाई थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, पार्ट शायद मैंने तीसरे पार्ट के अंदर आपको बैलेंसिंग सिखाई थी। वहां पे मैंने 18 से 20 एग्जांपल करवा रखे, एक बार जाके देखना, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। डिटेल में वहां पे चीजें हो रखी है। आगे अपन पढ़ रहे हैं निस्तापन। निस्तापन को अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन। निस्तापन को क्या बोल देते हैं बच्चों? कैल्सिनेशन। तो याद रखना, CC कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। तो कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 को अपन क्या बोलते हैं? जिंक कार्बोनेट। ZnS को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड। ZnS को बोलते हैं जिंक सल्फाइड, ZnCO3 को बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को अपन गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है जिंक ऑक्साइड और एक मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट को गर्म करा तो अपन ने CO2 मिली, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो SO2 मिली, ठीक है। इधर SO2, इधर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे सेकंड, धातु ऑक्साइडों का अपचयन, ठीक है। धातु ऑक्साइड को कार्बन, जिसको क्या बोलते हैं? कोक, या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयित किया जाता है। तो यहाँ पे किस किस से अपचयित कर सकते हैं अपन? या तो कार्बन द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड अपन जानते हैं, या तो कार्बन द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। और इस CO2 इसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये तो कोक है, जिसको अपन प्योर कार्बन बोल देते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो धातु ऑक्साइडों को कार्बन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोक, या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयित किया जाता है। सबसे पहले अपन किसका निष्कर्षण कर रहे हैं? जिंक का। तो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? कार्बन की। देखो एक बात दिमाग में रखना, कार्बन का काम है ऑक्सीजन को लेके जाना। कार्बन ZnO के पास आता है, इस ऑक्सीजन को ले जाता है, तो क्या बना लिया इसने? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
और जेडेनो फिर अब ऑक्सीजन चला गया तो जेडेनो किस में चेंज हो गया, जिंक में। क्या मिल गई मेरे को धातु, क्या कर दिया मैंने धातु का निष्कर्षण, हाँ धातु का निष्कर्षण कर दिया अपन ने। अब देखो इस वाली रिएक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक बार आपको पीछे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जेडेनो की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, कार्बन से। तो कार्बन किसको ले गया, ऑक्सीजन को, पीछे क्या बना, जिंक। ठीक है, अब एक बात बताओ, जेडेनो के पास कौन था, ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। अरे पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। जिंक से ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन निकल गया मतलब कौन सी प्रक्रिया हुई, अरे कौन सी प्रक्रिया हुई, ऑक्सीजन के निकलने को क्या बोलते हैं, अपचयन। पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं, अब कार्बन के पास कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। बात समझ आई क्या मेरे बच्चों, मतलब ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की, अरे कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी, मैंने कहा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हो आगे जाके आप लोगों के काम आएगा। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है, कनेक्टेड है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो आपके काम नहीं आए। पहले चैप्टर की बैलेंसिंग की बातें हो गई, अभिक्रिया की बातें हो गई, आज भी अपने काम आ रही है। तो आपको पता चल रहा होगा पीछे का पढ़ना कितना जरूरी है। तो हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको वो कनेक्ट करना आना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको ऑक्सीकरण अपचयक बताता हूं यहाँ पे। तो देखो सुनना, कार्बन अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, दूसरों का क्या करेगा, अपचयन। और जो काम अपन दूसरों के साथ करते हैं वो उसी से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे कार्बन किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपचायक। अपचायक दूसरों का क्या करता है, अपचायक दूसरों का क्या करता है, अपचयन। खुद का क्या करता है, ऑक्सीकरण। भूलना नहीं है, इधर आ जाओ। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अपना क्या कर रहा है, अपचयन। दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ये बात मैंने आप लोगों को बोली थी पहले भी, ध्यान रखनी है। तो कार्बन यहाँ पे किसकी तरह काम में आता है, अपचायक की तरह। ठीक है, अरे डन है बात मेरे बच्चों, कार्बन किसकी तरह काम आता है, अपचायक की तरह। ठीक है, कार्बन द्वारा क्या किया जाता है, अपचयन की विधि अपनाई जाती है। तो कार्बन एक तरीके से क्या कर रहा है, इसका अपचयन कर रहा है, क्योंकि अपचायक है। अरे अपचायक दूसरों का अपचयन करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का अपचयन करेगा। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का अपचयन करेगा। अपचायक दूसरों का अपचयन करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। खत्म बात। अरे समझ गए मेरे बच्चों। ठीक है, आगे लोहे का निष्कर्षण। ठीक है, अभी अपन ने जेडेनो का किया, जिंक। कार्बन जो है वो ले गया और CO बना लिया। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक तरीके से अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ से ऑक्सीजन ले जाएगा तो क्या बना लेगा, CO2 बना ले। इस वाली अभिक्रिया को भी डिस्कस करते हैं। Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, CO से करवा रहे हैं। तो एक बनेगा Fe और साथ में बन जाएगी CO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 Fe तो इधर भी 2 Fe लगा देते हैं। ठीक है, आगे बैलेंस करते हैं कार्बन। कार्बन इधर भी एक ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, इधर 3 इधर 1। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं 3 लगा दूं तो 3 दूनी 6 हो गए। तो इधर क्या कर दूं, 3 लगा देता हूँ। ठीक है, बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लेते हैं एक बार, इधर Fe कितने हैं, 2, इधर भी Fe कितने हैं, 2, इधर कार्बन कितने हैं, 3, इधर भी कार्बन कितने हैं, 3, इधर ऑक्सीजन 3 × 2 6, इधर ऑक्सीजन गिनते हैं, इधर 3, एक CO में एक ऑक्सीजन, तो 3 CO में 3 ऑक्सीजन, 3 3 6। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 2 3 लगाया अपन ने, 3 2 3। ठीक है, अब सुनो, Fe2O3 के पास अभी ऑक्सीजन है, इधर गए तो अभी ऑक्सीजन, देखते जाना बच्चों, Fe2O3 में इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन चले गए। और ऑक्सीजन चले गए मतलब इसका क्या हुआ, अपचयन। सुनना जल्दी जल्दी, इसका क्या हुआ, अपचयन। इधर आओ, पहले इसके पास एक ऑक्सीजन था, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। एक को पकड़ रहा हूं मैं भी, है ना। एक CO था, अब यहाँ पे CO2 हो गया, मतलब इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, इसके पास ऑक्सीजन जुड़ गए। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अरे डन है बात। इस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, इस अभिक्रिया को बोल देंगे अपन ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सी। समझ गए ना मेरे बच्चों, इस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, Fe2O3 अपना क्या कर रहा है, दूसरों का क्या करेगा, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का ऑक्सीकारक। वेरी गुड, आगे सुनो। ठीक है, आगे सुनना, ये CO अपना क्या कर रहा है, अपना क्या कर रहा है, अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। दूसरों का क्या करेगा, अपचयन। तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। देखो इससे आसान कुछ नहीं है,
यही है सबसे आसान तरीका पढ़ने का, इससे आसान तरीका है ही नहीं, ठीक है। मिल जाए तो मेरे को भी बताना, ये सबसे आसान तरीका है ऑक्सीकारक अपचय निकालने का। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही है एक बार वीडियो को फिर से पीछे लेके जाओ, वापस एक एक चीज देखो। अब एक और देखो, सिंपल बातें मैंने कहाँ सिखाई, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में सिखाई। यहाँ क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा तो उनको भी मैं कनेक्ट करवा सकूं। यहाँ पे समझ आ रही है मेरी बात, उनको क्या करवा सकूं, कनेक्ट करवा सकूं। पर आपको फिर से चैप्टर नंबर 1 जाके देखना है, तो ये आपको बातें और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलें, Fe2O3 की कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाई तो 2Fe बना और 3CO2 बना। क्या मैंने Fe2O3 में से Fe को अलग कर दिया? क्या मैंने Fe2O3 में से Fe को अलग कर दिया? हाँ कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, लोहे का निष्कर्षण। यहाँ पे मैंने Zn में से किसको अलग कर दिया, जिंक को, तो किसका निष्कर्षण कर दिया, जिंक का निष्कर्षण। आगे चलते, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थर्माइट अभिक्रिया। थर्माइट अभिक्रिया क्या है तो सुनना, जब एल्यूमिनियम किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन करता है, जब एल्यूमिनियम किसी धातु ऑक्साइड का क्या करता है, अपचयन करता है, तो बहुत अधिक क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे अपन क्या बोल देते हैं, थर्माइट अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब एल्यूमिनियम किसी धातु ऑक्साइड का क्या करता है, अपचयन करता है, तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे अपन थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। सुनना ध्यान से, Fe2O3 की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूं, एल्यूमिनियम से। Fe2O3 की अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं, एल्यूमिनियम से, तो बनता है Al2O3 और साथ में कौन निकल जाता है, Fe। इधर Fe कितने, 2, तो मैंने आगे 2 लगा दिए। इधर एल्यूमिनियम 2 था, ऑक्सीजन 3 है, और साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा, हीट निकलती है। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। Fe2O3 की 2 एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहे हैं, Al2O3 बन रहा है, 2Fe निकल रहा है। इधर Fe कितने हैं, 2, इधर भी Fe कितने हैं, 2, इधर एल्यूमिनियम कितना, 2, इधर भी एल्यूमिनियम कितना, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 3। रिएक्शन एकदम बैलेंस है। Fe2O3 की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करवा रहे हैं, Al2O3 और 2Fe बन रहा है, और साथ में ऊष्मा निकल रही है। तो यही अभिक्रिया है अपनी। तो जब एल्यूमिनियम किसी धातु ऑक्साइड का, जब एल्यूमिनियम किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। ये पूरी जो रिएक्शन है इसका नाम है थर्माइट अभिक्रिया। अब यहां पे सुनना, Fe2O3 के पास पहले कौन था, ऑक्सीजन। आज ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन के निकलने को क्या बोलते हैं, अपचयन। इधर आओ, एल्यूमिनियम पहले अकेला था, आज एल्यूमिनियम के साथ कौन है, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गए, मतलब अभिक्रिया का नाम ऑक्सीकरण। अब सुनना मेरे बच्चों ध्यान से एक बात, एल्यूमिनियम अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, तो दूसरे का क्या करेगा, अपचयन। तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कौन सा कार्य करता है, दूसरों के साथ अपचयन करता है। Fe2O3 अपना क्या कर रहा है, Fe2O3 अपना क्या कर रहा है, अपचयन, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। जो जैसा काम करता है ना, वो उसी से पहचाना जाता है। जो चोरी करता है वो चोर कहलाता है। अरे जो दूसरों के घरों में चोरी करता है, ठीक है, वो चोर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। जो जिस भी काम से पहचाना जाता है, मतलब जो जैसा काम करेगा, अब जैसे भला मानुष, भलाई करने वाला, अच्छा इंसान किसको बोलेंगे, जो हर किसी से अच्छे से व्यवहार करता है, तो लोग उसको क्या बोल देते हैं, अच्छा इंसान बोल देते हैं। जो हर किसी को गलत बोलता है, गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, गंदा इंसान बोल देते हैं। तो जैसा काम किया जाता है दूसरों के साथ, उसको उसी से पहचाना जाता है। तो देखो, ऑक्सीकारक दूसरों का क्या करेगा, दूसरों का करेगा ऑक्सीकरण, खुद का क्या करेगा, अपचयन। अपचायक दूसरों का क्या करेगा, अपचयन, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, सिंपल बात। लिख लेना है डेफिनेशन, फर्स्ट चैप्टर में मैंने लिखवा भी रखी है। तो ये Fe2O3 की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करवाते हैं, Al2O3 और 2Fe बनता है। अब देखो, इस अभिक्रिया के उपयोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया के जो उपयोग है बहुत ज्यादा काम में आते हैं। सुनना ध्यान से, एल्यूमिनियम किसकी तरह व्यवहार करता है, अपचायक की तरह। तो देखो, एल्यूमिनियम किसकी तरह व्यवहार करता है, अपचायक की तरह, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसको शॉर्ट में मैं RA भी बुलाता हूँ। क्या बुलाता हूँ, RA, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीकारक को क्या बुलाता हूँ, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, लोहा मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। तो देखो, लोहा अपने को कैसा प्राप्त हो गया, मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है, और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसके उपयोग, ठीक है, इस अभिक्रिया के उपयोग रेलवे पटरियों को जोड़ने में, रेलवे पटरियों को जोड़ने में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, थर्माइट अभिक्रिया। 1 नंबर का सवाल आ जाएगा, मान लो, रेलवे पटरियों को जोड़ने में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो मेरे बच्चे लिखेंगे थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। और कोई ऐसे पूछ ले थर्माइट अभिक्रिया का क्या उपयोग है, तो बोलेंगे रेलवे पटरियों को जोड़ने में, थर्माइट वेल्डिंग जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको अपन, थर्माइट वेल्डिंग। आगे सुनना एक और बात, अगला, मशीनों के टूटे हुए लोहे के भागों की वेल्डिंग में। अगर मशीन का कोई लोहे का भाग टूट जाता है, ठीक है, मशीन के टूटे हुए लोहे के भागों की वेल्डिंग में। थर्ड, उच्च ताप
प्राप्त करने के लिए अगर अपने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तब भी ये रिएक्शन अपन करवा सकते हैं। अब इस एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न होते जाना, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो इनके अयस्कों को पहले किस में बदल देते हैं? ऑक्साइड में। इनके अयस्कों को पहले ऑक्साइडों में बदला जाता है, फिर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित करवा के धातु प्राप्त की जाती है। जो अपन ने पढ़ा, पहले तो उनको किस में बदल दो, पहले अयस्कों को इनकी ऑक्साइडों में बदलो, फिर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा इनका अपचयन करके अपन धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला, थर्माइट अभिक्रिया किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन, धातु ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। यहाँ पे मैंने कौन सा धातु लिया? मैंने आयरन का ऑक्साइड ले लिया। आयरन के ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवा दी। ठीक है। तो धातु ऑक्साइड का एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? थर्माइट अभिक्रिया। देखो प्रश्न आगे, रेलवे पटरियों को जोड़ने में कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो फिर से मेरे बच्चे बोलेंगे थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है सर। रैपिड रिवीजन सुनो जल्दी से। मध्यम सक्रिय धातुएं कौन है जिनकी सक्रियता मध्यम होती है? मतलब कि जो ना तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं, बीच में कहीं होते हैं। तो जिंक हो गया, आयरन हो गया और अपना लेड हो गया। पहले एस का क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। फिर उस ऑक्साइड का क्या कर देते हैं? अपचयन। अपचयन में कौन काम आते हैं? या तो कार्बन या कार्बन मोनो ऑक्साइड। फिर एक अभिक्रिया अपन पढ़ने पड़ी थर्माइट अभिक्रिया, जिसमें अपन Fe2O3 की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? एल्यूमिनियम से। क्या बना रहे हैं? Al2O3 और साथ में Fe निकल रहा है और साथ में यहाँ पे ऊष्मा भी निकलती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। डन है बात। उपयोग रेलवे पटरियों को जोड़ने में। अब मैं बोलूँ ना, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन है? तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके थर्माइट अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है आपको। आगे चलते हैं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। उदाहरण पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। तो इनका निष्कर्षण कार्बन द्वारा क्यों नहीं किया जाता? सवाल है ये। तो इसमें क्या है? इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत अधिक होता है। इन धातुओं का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत अधिक होता है, इसलिए इनके ऑक्साइड कार्बन द्वारा आसानी से अपचयित नहीं किए जा सकते। तो देखो कुल मिला के बात यह है, इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके ऑक्साइडों को कार्बन के द्वारा आसानी से अपचयित नहीं किया जा सकता। मतलब कि कार्बन में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको ऑक्सीजन से अलग कर दे, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। आगे निष्कर्षण की विधि, तो क्या करेंगे अपन? वही विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत अपघटन, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। इन धातुओं को इनके पिघले हुए यौगिकों, पिघले हुए यौगिकों का मतलब मोल्टन कंपाउंड्स के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या करते हैं अपन? धातु को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके पिघला देते हैं, धातुओं को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके पिघला देते हैं। इस पिघली व्यवस्था को अपन क्या बोल देते हैं? मोल्टन स्टेट। क्या बोल देते हैं? मोल्टन, या हिंदी में अपन इसका एक और नाम है गलित अवस्था, अपन इसको बोलते हैं। कहते हैं ना गलित NaCl। कई बार आपने सुना होगा गलित NaCl, इसका मतलब है अपन ने उस NaCl को बहुत ज्यादा ऊष्मा देके पिघला दिया है। कई बार आपने सुना होगा जलीय NaCl, मतलब उस NaCl को मैंने उठा के किसमें फेंक दिया? पानी में फेंक दिया। तो इन धातुओं को उनके पिघले हुए यौगिकों मोल्टन कंपाउंड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण सबसे पहले अपन किसका निष्कर्षण कर रहे हैं? सोडियम का निष्कर्षण कर रहे हैं। तो पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में मतलब NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कैथोड पे कौन सी घटना होती है? अपचयन। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कैथोड पे कौन सी घटना होती है? अपचयन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे देखो आपको एनोड, ये ऑक्सीकरण अपचयन में एक बार फिर से अंतर बता देता हूँ जो कि आपके काम आएंगे। एक तरफ लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीकरण, एक तरफ लिख रहा हूँ अपचयन। ऑक्सीकरण को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अपचयन को अपन बोलते हैं रिडक्शन। कुछ बातें इधर ऑक्सीकरण में देखो किसका योग होगा? तो O का, ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे? अरे ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। दूसरा हाइड्रोजन हटेगा या निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगा। इधर इसका उल्टा लिख दो, इधर ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बच्चों जुड़ेगा। अब एक और डिफरेंस आपको जो कि पता होना चाहिए, सुनना ध्यान से। अपचयन में देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अपने को बोलना है अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बात भी दिमाग में रखनी है। अरे इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। देख लो कैथोड पे क्या होता है? अपचयन। ये भी लिख सकते हो। अपचयन कहाँ होता है? अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है?
एनोड पर होता है, ये भी लिख सकते हैं अपन। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर होता है। ठीक है बच्चों, तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होगा? अपचयन। तो देखो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जा रहा है? सोडियम में। सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जा रहा है? सोडियम में। अब ये आयन कैसे बने? अपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके उसको पिघली अवस्था में लेके आ गए, तो आयन्स बन गए Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जा रहा है? Na में। कौन सी घटना हो रही है? अपचयन। कहाँ पे हो रही है? कैथोड पे। ये 2Cl माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल के किसमें चेंज हो जा रहा है? Cl2 में। तो Cl माइनस Cl2 में जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये एनोड पे। कौन सी घटना हो रही है? ऑक्सीकरण की। इसका मतलब NaCl जो है, जब अपन उसका क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। देखो सुनना, जब हम NaCl का क्या करते हैं मेरे बच्चों? जब हम NaCl का करते हैं विद्युत अपघटन, जब अपन NaCl का क्या करते थे बच्चों? विद्युत अपघटन, तो एक तो बनता है सोडियम और एक बनती है अपनी Cl2। ठीक है, इसको बैलेंस अपन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, 2NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2। ठीक है, तो जब अपन NaCl का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं, तो एक तो बनता है अपना सोडियम और एक बनती है अपनी Cl2, मतलब कि क्लोरीन। आगे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। अब किसको निष्कर्षित कर रहे हैं अपन? एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइड द्वारा, एल्यूमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइड के द्वारा, बॉक्साइड से विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम के लिए अपन बॉक्साइड का क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे और उससे अपन क्या कर लेंगे? उसको प्राप्त कर लेंगे। आगे चलते हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न पे। सग्रता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं के नाम लिखिए। तो ऊपर कमल, नमन का, मांगे, अलीजान, याद आता है क्या? अरे वापिस से सुन लो, कमल, नमन का, मांगे, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे? ठीक है, पृथ्वी की ओर। कौन है आगे? पृथ्वी की ओर। कमल नमन का मांगे, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे? पृथ्वी की ओर। ठीक है, तो अपने को पूछा ऊपर स्थित आने वाली, तो कमल नमन का मांगे अली, यहां तक लिख दिया अपने, कमल नमन का मांगे अली। ठीक है, इन धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आंसर लिखना, ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। क्या करवा देना है अपने को? इनका विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। आगे सोडियम को NaCl से कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम को NaCl से कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पिघले हुए NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। रैपिड रिवीजन, ऊपर स्थित धातुएं कमल नमन का मांगे अलीजान। ठीक है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, पहली बात। कार्बन द्वारा इनका अपचयन संभव नहीं है, क्योंकि इनकी जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, इनकी ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो कार्बन जो होता है, इनकी ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकता। मतलब जब इनके ऑक्साइडों के पास जाता है कार्बन, तो इनके ऑक्सीजन को ले जाना कार्बन के बस की बात नहीं है। अगला, विद्युत अपघटन द्वारा इनका निष्कर्षण किया जाता है। NaCl विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? सोडियम मिलता है और क्लोरीन मिलती है। सोडियम और क्लोरीन, वेरी गुड, सोडियम और क्लोरीन। डन है बात। तो अब निष्कर्षण याद रखने की ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को, वीआरयू सर की टेक्निक। ऊपर की धातुएं कमल नमन का मांगे अली, ठीक है, अली तक क्या होगा? विद्युत अपघटन। मध्यम धातुएं जिंक, आयरन और लेड, इनका कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन। और नीचे की धातुएं जो है Hg, Ag, Au, इनको सिर्फ गर्म करने पे ही धातु प्राप्त हो जाती है। इनको सिर्फ गर्म करने पे ही धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इनको सिर्फ गर्म करने पे ही धातु प्राप्त हो जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं वो देख लेते हैं। नीचे स्थित धातुएं, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की धातुओं की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। अरे सबसे नीचे की धातुओं की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। उदाहरण अपना पारा Hg, जिसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं मरकरी। चांदी अपनी Ag, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर। सोना अपना Au, जिसको अपन बोलते हैं गोल्ड। और प्लेटिनम अपना Pt, इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी प्लेटिनम ही बुलाते हैं। इन धातुओं का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है। देखो सिंपल बात, इनका ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इनका ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण मध्यम होता है, और इनका ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है। ठीक है, इन धातुओं का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है। निष्कर्षण की विधि, तो इन धातुओं के अयस्कों को केवल गर्म करने पे ही धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनको अपन थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि आकर्षण बहुत कम है। ठीक है, कई बार मैं बोलता भी हूँ, थोड़ा सा अगर अपन ने थोड़ा सा भड़काया या थोड़ा सा कुछ तापमान दिया या थोड़ा सा कुछ इफेक्ट डाला और अलग अलग हो गए कोई भी, इसका मतलब इनमें आकर्षण बहुत कम था। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो ना, तुम और तुम्हारा कोई दोस्त है स्कूल में, ठीक है, स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी तुम हो, तो तुम और तुम्हारा कोई दोस्त है।
अब तुम्हारी दोस्ती इतनी कच्ची है कि किसी तीसरे ने भड़काया कि उसने तो तेरे बारे में ऐसे बोला और तुम दोनों की दोस्ती टूट गई, इसका मतलब तुम्हारे अंदर आकर्षण बहुत कम था। अरे सिंपल बात है ना, किसी के भड़काने से अगर आप भड़क गए उस इंसान के प्रति, इसका मतलब आप में आकर्षण था ही नहीं, या था तो बहुत कम था। तो वही वाली बात है, इन धातुओं के अयस्कों को केवल गर्म करने पे ही धातु प्राप्त हो जाती है। आगे सुनो, पारा मरकरी का निष्कर्षण कैसे करेंगे। पारे का अयस्क, याद रखने वाली बात है, पारे का अयस्क कौन होता है, सिनाबार, ठीक है, HgS, जिसको अपन बोलते हैं HgS, ये मर्क्यूरी का सल्फाइड है। आगे पहले अपन क्या करेंगे, बर्जन रोस्टिंग द्वारा, तो अपन ने क्या करा, HgS को, इसके सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में विक्रय करवाई, ठीक है, तो क्या बना, HgO, मरकरी का ऑक्साइड मिल गया अपने को और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अपन ने क्या करा, इसको गर्म किया, गर्म करने पे ही अपने को Hg मिल गया, तो मैंने क्या धातु प्राप्त कर ली, धातु का निष्कर्षण कर लिया, हाँ, इनके ऑक्साइडों को गर्म करके, ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है अपने को, पारा, जिसको कौन बोलते हैं, मरकरी प्राप्त हो जाती है। अब एक बात है, आपको कमेंट में लिखना पारे की कोई ऐसी बात जो आपको पता हो, पारे की कोई यूनिक बात है क्या ऐसी जो आपको पता हो, तो आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को पारे के लिए कौन सी यूनिक बात है। आगे सुनो, चांदी सिल्वर का निष्कर्षण, चांदी का ऑक्साइड को गर्म करने पे चांदी प्राप्त हो जाती है, सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसको गर्म करेंगे तो अपने को चांदी प्राप्त हो गई, चांदी प्राप्त हो गई मतलब मैंने क्या कर लिया, सिल्वर का निष्कर्षण कर लिया। आगे सोना और प्लेटिनम, ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, सोना और, देखो सुनना मेरे बच्चों, सोना और प्लेटिनम, ये सोना और प्लेटिनम ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं, प्रकृति में अक्सर कैसे मिलती है, मुक्त अवस्था में। किस में मिलती है, मुक्त अवस्था, मैंने बोला भी था, वो धातुएं जिनकी क्रियाशीलता कम होती है मुक्त अवस्था में मिलती है, और जिनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है संयुक्त अवस्था में मिलती है। तो मुक्त अवस्था को अपन बोलते हैं नेटिव स्टेट में मिल जाती है, ठीक है, इसलिए इनके निष्कर्षण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। अब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से, सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं के उदाहरण, Hg, ठीक है, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, पढ़ाता ना अपन ने, कौन है आगे पृथ्वी की और, मरकरी हो गया, अपने सिल्वर हो गई, अपना गोल्ड हो गया, अपना प्लेटिनम हो गया। इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इनके ऑक्साइडों को गर्म करने पे ही धातु प्राप्त हो जाती है। सिनाबार किस धातु का अयस्क है, HgS, जिसको अपन बोल रहे थे सिनाबार, अरे बोल रहे थे ना, ये रहा देखो मेरे बच्चों, ये रहा सिनाबार, अभी पढ़ा अपन ने, सिनाबार ये रहा अपना, ठीक है, HgS जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सिनाबार, HgS जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनाबार। तो सिनाबार किसका अयस्क है, तो अपने को लिखना है पारा मरकरी का, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, HgS, ठीक है। आगे सोना प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, नेटिव स्टेट में पाया जाता है। रैपिड रिवीजन, नीचे की धातु में अपना मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कम अभिक्रियाशील होती है, सही बात है, हाँ, ऑक्साइडों को गर्म करने पे धातु प्राप्त हो जाती है, सही बात है। सिनाबार HgS किसका अयस्क है, पारे का मरकरी का अयस्क, सही बात है। सोना प्लेटिनम कैसे मिलता है, मुक्त अवस्था में मिलता है। अब एक टेबल भी बना दी मैंने, सुनना जल्दी से, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आती है, जैसे कमल नमन का मांगे अली, ठीक है, ऊपर वाली धातुओं का क्या कर लेते हैं अपन, विद्युत अपघटन द्वारा इनका निष्कर्षण किया जाता है। मध्यम वालों का कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन, और नीचे Hg, Ag, प्लेटिनम को सिर्फ इनके ऑक्साइडों को गर्म करके धातु प्राप्त की जा सकती है। तो ये अपन एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, इसको एक बार वापस से देख लो, ये अपनी समृद्धि, फिर अपन स्टार्ट करेंगे संक्षारण, ठीक है। जल्दी से इस टॉपिक को देखो एक बार कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है आपको, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। एक और बात, ये सारे PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अभी अपन डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक थोड़ी ही देर में। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जैसा कि अपन इस चैप्टर के 4 लेक्चर, आज का चौथा लेक्चर आज मैं एंड कर रहा हूँ, इसका 4th लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अब अपने इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है, आधे घंटे में चैप्टर हो जाएगा अपना, आधे घंटे 35 मिनट में। इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो संक्षरण वाला टॉपिक है इसको थोड़ा आराम से अपन समझेंगे, प्यार से समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ बोर्ड एग्जाम की, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, समझ लो तुम। संक्षारण, लोहे पर जंग लगना, जंग लगने से बचने के उपाय, ये सारी बातें अपन करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर वैसे भी 48-49 मिनट का हो चुका है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो आपको बता देता हूँ, आज अपने पार्ट 4 एंड कर लिया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इसी यूट्यूब चैनल पे, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे मैंने अपलोड कर रखा है। जाके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 देखो, चैप्टर नंबर 3 के 3 पार्ट आप देख सकते हो, ये पार्ट नंबर 4 है। अपन अगली क्लास में पार्ट 5 बनाएंगे और इसमें इस चैप्टर को एंड करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ये जो अपन स्लाइड बना रहे हैं आपको कैसी लगी,
और अपन इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप अपना फीडबैक दे सकते हो, कमेंट करके जरूर बताओ आपको बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो बताओ, और आ रही है तब भी बताओ। आ रही है तो हमको मोटिवेशन मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा कि हाँ बच्चों को हमारी बातें समझ आ रही है। नहीं आ रही है तो हम एक अलग तरीका ढूंढेंगे। देखो कोई भी, जैसे सबका दिमाग एक जैसा काम नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके पास दिमाग किसी किसी के पास हो, दिमाग सबके पास होता है, इक्वल पावर का दिमाग है, पर उसको इंसान अलग अलग जगह लगाता है। और एक और बात है, किसी को अगर एक बार में चीज़ समझ नहीं आ रही इसका मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में चीज़ समझ ही नहीं सकता है। उसको समझा सकते हैं हम चीज़ें, पर उसके लिए थोड़ा अलग तरीका ढूंढेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार में चीज़ समझ नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लेक्चर दूसरी बार फिर देखो, दूसरी बार में नहीं आ रही तीसरी बार फिर देखो, तीसरी बारी में भी नहीं आ रही है तो नीचे कॉमेंट करो। मेरे नंबर आप लोगों के पास होंगे ही, नहीं है तो सेव कर लेना आपके मोबाइल में, 8302898893। इन नंबर पे मेरे को मैसेज करो, ठीक है, जो भी आपको डाउट आता है, ठीक है। कमेंट तो आप कर ही सकते हो इसमें, यूट्यूब चैनल जो भी अपना वीडियो है उसके नीचे, तो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे। कुल मिला के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको पीछे का रिवाइज करके आना है, पढ़ के आना है। आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ओके बाय बच्चों।